नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है बर्न इंजरीज या फिर बर्न। ए बर्न या बर्न इंजरी इज़ ए टाइप ऑफ इंजरी टू स्किन और अदर टिश्यूज़ caused by heat, cold, electricity, chemicals, friction और radiations। बर्न या बर्न इंजरी क्या है? तो ये एक इंजरी है जो कि किसकी वजह से कॉज होती है, या तो हीट की वजह से, या कोल्ड, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। केमिकल बर्न भी होते हैं, फ्रिक्शन और रेडिएशन। तो इनकी वजह से क्या है, स्किन और या फिर अदर टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पर इंजरी हो जाती है और इसी को हम कहते हैं बर्न। मोस्ट बर्न्स आर ड्यू टू हीट। ज़्यादातर बर्न किसकी वजह से होते हैं? हीट की वजह से। फ्रॉम हॉट लिक्विड, सॉलिड्स और फायर्स। या तो फायर या हॉट लिक्विड हो या फिर हॉट कोई सॉलिड हो, तो उसकी वजह से, हीट की वजह से ज़्यादातर बर्न्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न इंजरी या क्लासिफिकेशन। तो बर्न को यदि हम करें तो इसको मेनली 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है सुपरफिशियल, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल बर्न, और इसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, जो हमारे स्किन की एपिडर्मिस लेयर होती है, इसमें ये होता है फर्स्ट डिग्री बर्न या फिर सुपरफिशियल बर्न। जबकि पार्शियल थिकनेस या फिर सेकंड डिग्री बर्न, ये किस में होता है? इसमें एपिडर्मिस और जो डर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, उसका कुछ पोर्शन इसमें सम्मिलित होता है। ये कहलाता है पार्शियल थिकनेस या फिर सेकंड डिग्री बर्न। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री या फिर इसको बोलते हैं हम फुल थिकनेस। इससे पहले था पार्शियल थिकनेस और ये है फुल थिकनेस में। मींस एपिडर्मिस, डर्मिस एंड मे बी सबक्यूटेनियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स, ये भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। एपिडर्मिस है, पूरी डर्मिस है, और सबक्यूटेनियस और कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ डिग्री। ये क्या है? ये भी फुल थिकनेस है, दैट इंक्लूड, जिसमें क्या क्या है? फैट है, फेशिया है, मसल्स हैं, बोन्स हैं। मीन्स अंदर तक की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। डीप टिश्यूज़, मसल्स एंड बोन्स, ये होता है फोर्थ डिग्री। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं कि भाई टिश्यूज़ की, मसल्स और बोन्स को कौन सा थिकनेस वाला बर्न इंक्लूड करेगा, तो फोर्थ डिग्री। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस में कौन से बर्न में इन्वॉल्व होती है, तो सुपरफिशियल या फर्स्ट डिग्री बर्न में। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सुपरफिशियल को हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं, जिसमें कि एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, जो कि स्किन की सबसे ऊपरी लेयर है। सेकंड डिग्री को हम पार्शियल थिकनेस भी कहते हैं, जिसमें कि एपिडर्मिस और पार्शियल ऑफ डर्मिस। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री या फुल थिकनेस, जिसमें कि सबक्यूटेनियस टिश्यू, एपिडर्मिस, डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स। फोर्थ डिग्री में फैट, फेशिया, मसल्स, बोन्स, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है जोन ऑफ बर्न इंजरी। जोन क्या क्या होंगे बर्न इंजरी के? तो ये मेनली होते हैं जोन, 3 होते हैं कि इनर जोन, मिडिल एरिया या मिडिल जोन, और आउटर जोन। तो सबसे पहले हम इनर जोन की बात करेंगे। जोन ऑफ कोगुलेशन इज़ वेयर सेलुलर डेथ अकर्स एंड सस्टेन द मोस्ट डैमेज। ये इसको हम जोन ऑफ कोगुलेशन भी कहते हैं। और ये कौन सा जोन है? जहाँ की सेलुलर डेथ होती है और इसमें ज़्यादातर डैमेज होता है, मोस्ट डैमेज। सेकंड आता है द मिडिल एरिया और जोन ऑफ स्टेसिस। मिडिल एरिया को जोन ऑफ स्टेसिस भी कहते हैं। हैज़ ए कंप्रोमाइज सप्लाई ऑफ ब्लड, इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी। इसमें ब्लड की कंप्रोमाइज सप्लाई होती है, इन्फ्लामेशन होता है और टिश्यू इंजरी होती है। थर्ड जोन जो है वो क्या है? आउटर जोन है। द जोन ऑफ
हाइपरेमिया सस्टेन्स द लीस्ट डैमेज। इसमें क्या होता है, लीस्ट डैमेज होता है, कम से कम डैमेज होता है इसमें आउटर जोन में, और इसको जोन ऑफ हाइपरेमिया भी कहते हैं। तो इस तरह से 3 जोन हो गए, जिसमें आउटर जोन में लीस्ट डैमेज है जबकि इनर जोन में मोस्ट डैमेज है। और जोन ऑफ स्ट्रेसिस में कंप्रोमाइज सप्लाई ऑफ ब्लड है, इन्फ्लामेशन है एंड टिश्यू इंजरी है। तो इस तरह से 3 हो गए, जोन ऑफ बर्न इंजरी, इनर जोन, मिडल एरिया ऑफ जोन एंड आउटर जोन। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेजर बर्न इंजरीज। इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जो मुख्य मेजर बर्न इंजरीज होती हैं उनकी। तो हम मेजर बर्न मानते हैं जो जिनका कि बॉडी सरफेस एरिया बर्न का 30% से ज़्यादा होता है। तो उनकी पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरह से होती है। पहला है इनहेलेशन इंजरी, दूसरा हम इसका देखेंगे सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट, और तीसरा लोकल टिश्यू, जहाँ पर बर्न हुआ है वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनका डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम इनहेलेशन इंजरी की बात करें तो इंजरी इसमें कहाँ होती है, एयरवेज पे इंजरी होती है, और ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। जो ब्रोंकस हैं वो, उनकी जो अंदर की ये ल्यूमन है वो सकड़ी हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये इसमें इनहेलेशन इंजरी में को एसोसिएटेड हैं ये। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट की बात करें तो बर्न इंजरी की वजह से क्या होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, वॉल्यूम में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिनेमिया होता है, हीमोग्लोबिन में कमी, मायोग्लोबिनेमिया एंड एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोवोलेमिया की वजह से प्रीलोड कम हो जाएगा, हार्ट में जो फ्लूइड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और फिर जो हार्ट से बाहर कार्डियक आउटपुट निकल रहा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा हम देखें तो यदि प्रीलोड या कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है उससे क्या होगा, रीनल परफ्यूजन, जो किडनी में परफ्यूजन होगा, ब्लड सप्लाई होगी वो भी कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो किडनी है उसमें नेक्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और इसकी वजह से फिर एक्यूट रीनल फेलियर, और यूरिन आउटपुट में कमी आएगी, और ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जो कि रीनल फेलियर में बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये हो गया सिस्टमेटिक इफेक्ट, यहाँ पे बाय हाइपोवोलेमिया, प्रीलोड कार्डियक आउटपुट कम होना, रीनल परफ्यूजन कम होना, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर, और यूरिन आउटपुट कम होना, और BUN एंड क्रिएटिनिन का इंक्रीज होना। दूसरा सिस्टमेटिक इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रीलोड और कार्डियक आउटपुट कम होने से GI ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, और पैरालाइटिक इलियस हो जाएगा, यहाँ पे भी सप्लाई कम होगी जिससे कि पैरालाइटिक इलियस हो जाएगा और कर्लिंग अल्सर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, सिस्टमेटिक इफेक्ट से ही एस्केप ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटू इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में चला जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और उससे भी क्या होगा, प्रीलोड कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, क्योंकि कहाँ पर चला गया है, इंटरस्टिशियल्स, जो सेल्स हैं उनके बीच में, इंटरस्टिशियल्स में चला गया है, और इसमें जाने की वजह से क्या होता है, एडिमा हो जाता है, कहाँ पर, नॉन बर्न एरिया में, और हाइपोकैलेमिया होता है और हाइपोनेट्रीमिया होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सिस्टमेटिक इफेक्ट से इम्यूनिटी कम होती है, बर्न, वुंड, एडिमा और इन्फेक्शन होता है। लोकल टिश्यू के डिस्ट्रक्शन से बर्न, वुंड, एडिमा एंड इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह से इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी है बर्न इंजरीज़ की। नेक्स्ट आता है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, कैसे करेंगे हम कि कितना बॉडी सरफेस एरिया पे बर्न हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हम असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग करते हैं उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो BSA का फुल फॉर्म है बॉडी सरफेस एरिया। तो कितना बॉडी सरफेस एरिया प्रभावित हुआ है बर्न से या फिर इंजर्ड हुआ है, तो उसकी एक्सटेंट देखी जाती है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 मीन्स इसमें जो 9 है या 9 के मल्टीपल हैं वो काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे
एडल्ट में जो हेड वाला पोर्शन है इसको हम मानते हैं 9%, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो ये बॉडी का एरिया है, जैसे कि चेस्ट वाला पोर्शन पूरा होगा आगे का, वो 18% मानेंगे। यदि पीछे बैक में पीठ की तरफ बर्न हो रहा है तो हम 18% मानेंगे। हाथ में यदि पूरा हाथ इन्वॉल्व हो रहा है तो एक का 9% और दूसरे का भी 9%। यदि हाथ में हाफ हो रहा है तो उसको हम फिर क्या मानेंगे 4.5। तो इस तरह से 9% हो गया, ये 18 हो गया। और लेग भी हम कितने मानते हैं इसमें 18%, फुल लेग एक और दूसरा लेग 18%। जबकि जो प्राइवेट पोर्शन है ये 1% और ये नेक वाला पोर्शन 1%। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मानो किसी पेशेंट के हेड पे बर्न हुआ है और एक लेग पे बर्न हुआ है तो हम इसको मानेंगे एक लेग का हो गया 18% और हेड का हो गया 9, तो हम इसको बोलेंगे 27% बॉडी सरफेस एरिया में बर्न है। तो इस तरह से रूल ऑफ 9 काम करता है। उसी को दूसरे हम यदि इन्फेंट में देखें तो उसमें हेड माना जाता है 18%, दोनों हाथ जो होते हैं वो 9%, चेस्ट एंड बैक 18% एंड इनमें लेग होते हैं वो माने जाते हैं 14%। तो ये होता है इन्फेंट का। नेक्स्ट जो रूल है इसका कैलकुलेशन का वो है लुन एंड ब्राउडर मेथड और तीसरा है पामर मेथड। तो ये 3 है रूल ऑफ 9, लुन एंड ब्राउडर मेथड एंड पामर मेथड। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम की कमी होना। दिस इज इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लूइड लॉस एंड रिजल्ट इन डिक्रीज परफ्यूजन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। तो उसमें क्या होता है, इमीडिएटली फ्लूइड लॉस होता है बर्न के केस में, तो उसकी वजह से क्या होगा, परफ्यूज़न कहीं पे भी जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी, और ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करता है तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम होगी। तो ये होता है हाइपोवोलेमिया। दूसरा है हाइपोवोलेमिया से क्या होगा, हार्ट में फ्लूइड कम जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा है एडिमा, क्योंकि इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड परफ्यूजन टू द इंजर्ड एरिया इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। जो कैपिलरीज होती है उसकी परमेबिलिटी, उसमें से छनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, फ्लूइड बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट हो जाता है। और कहाँ का परफ्यूजन बढ़ जाता है, जो इंजर्ड एरिया होता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। डिक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग बर्न शॉक, बर्न शॉक के दौरान और भी कम हो जाता है। और क्या स्पेसिफिक होता है बर्न इंजरी में, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी इज ए कॉमन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द एक्यूट फेज। जब बर्न हुआ है, एक्यूट स्थिति है, उसमें पहली वीक में ये हाइपोनेट्रीमिया होने के होता है। एज वाटर शिफ्ट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टू द वेस्कुलर स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस से वेस्कुलर स्पेस में जाता है वाटर, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है तो सोडियम उसके अनुपात में कम हो जाता है, इसलिए हाइपोनेट्रीमिया होता है। दूसरा है हाइपरकैलेमिया। इमीडिएटली आफ्टर बर्न इंजरी क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, क्योंकि मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन की वजह से। तीसरा है हाइपोथर्मिया, क्योंकि लॉस ऑफ स्किन होती है, रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इसलिए बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता, तो क्या हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या हो गए, हाइपोवोलेमिया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एडिमा, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बर्न इंजरीज़ को। पहला है एडवाइस द मैचेस एंड लाइटर्स टू बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। जो माचिस है और लाइटर हैं उनको चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखना चाहिए। कॉशन अगेंस्ट स्मोकिंग इन बेड, बेड पे स्मोकिंग कभी नहीं करें या फिर सावधानी बरतें। कॉशन अगेंस्ट थ्रोइंग फ्लेमेबल लिक्विड्स ऑन टू एन ऑलरेडी बर्निंग फायर, जो ऑलरेडी बर्निंग फायर है उसमें फ्लेमेबल जो कि
आग को और बढ़ावा देते हैं, ऐसे लिक्विड को थ्रो नहीं करना चाहिए। एडवाइज द हॉट आयरन्स एंड कर्लिंग आयरन्स टू बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। जो हॉट आयरन है उसको चिल्ड्रन से दूर रखें। एडवोकेट कॉशन बैन कुकिंग, कुकिंग के दौरान सावधानी बरतें। रिकमेंड हैविंग ए वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर इन द होम एंड नॉलेज हाउ टू यूज़ इट। फायर जो आग बुझाने वाला है उसका यूज़ करें, उसको अपने घर में रखें और उसका कैसे यूज़ होगा वो जानें, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या होंगे बर्न इंजरी की। इश्केमिया, पर्टिकुलर एरिया है उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी। एडिमा कॉजेस प्रेशर ऑन वेसल्स एंड नर्व्स पे एडिमा होता है, एडिमा की वजह से प्रेशर होता है वेसल्स पे, उससे इश्केमिया हो जाता है। टिश्यू हाइपोक्सिया, रिजल्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन की वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है उसके और इसके अलावा जो परफ्यूज़न कम हो रहा है उससे भी हाइपोक्सिया हो जाता है। रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू सेकेंडरी टू द इनहेलेशन इंजरी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और किडनी फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी। तो इसमें मेनली 3 फेजेस हैं। बर्न केयर इज़ टिपिकली कैटेगराइज इनटू 3 फेजेस ऑफ केयर। 3 फेजेस होती हैं। तो तुरंत जब इमरजेंसी की हालत होती है, बर्न होता है, वो फेज़, उसमें रिससिटेशन इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए इसको रिससिटेटिव फेज़ भी कहते हैं। दूसरा होता है एक्यूट और इंटरमीडिएट फेज़, बीच की फेज़, और उसको एक्यूट भी बोला जाता है इमरजेंसी के बाद। और तीसरा है रिहेबिलिटेशन फेज़, जिसमें कि हम रिहेबिलिटेट करते हैं पेशेंट को। तो इस एक तो बर्न इंजरी में जो टीटी इंजेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हम जो इसका मैनेजमेंट करते हैं वो इन फेजेस को ध्यान रखते हुए करते हैं। अब पहला हम पढ़ते हैं एमरजेंट फेज़। एमरजेंट फेज़ में क्या है, इसको रिससिटेटिव फेज़ भी कहते हैं। फ्रॉम ऑनसेट ऑफ इंजरी से टू कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रेसिटेशन, जो फ्लूइड इसमें दिया जाता है बर्न इंजरी के तुरंत बाद, उसके रिससिटेशन तक इसकी ड्यूरेशन मानी जाती है। इंजरी से ऑनसेट से फ्लूइड रिससिटेशन तक। इसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी सर्वे ABCDE को फॉलो करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ शॉक प्रायोरिटीज़ है इसकी। प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं हो। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कनकमिटमेंट इंजरी जो हो उसका डिटेक्शन करना और ट्रीटमेंट करना, ये हम क्या करते हैं एमरजेंट फेज़ में करते हैं। दूसरा आता है एक्यूट या फिर इंटरमीडिएट फेज़। ये कहाँ से शुरू होती है, फ्रॉम डायूरेसिस, यूरिन की मात्रा ज़्यादा आना, टू वुंड क्लोजर, वुंड का क्लोज होना, यहाँ तक आती है एक्यूट या फिर इंटरमीडिएट फेज़। इसमें क्या होता है, वुंड केयर और क्लोजर, जहाँ पर बर्न हुआ है उसका केयर करना, क्लोजर करना, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, जो अभी हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी थी उनका प्रिवेंशन करना, उनका ट्रीटमेंट करना, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये इसकी प्रायोरिटीज़ हैं किसकी, एक्यूट और इंटरमीडिएट फेज़ की। नेक्स्ट आती है रिहेबिलिटेशन फेज़। रिहेबिलिटेशन में क्या है, फ्रॉम वुंड क्लोजर से ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, जब व्यक्ति फिज़िकली और साइकोलॉजिकली पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है, वहाँ तक की स्टेज है रिहेबिलिटेशन। तो ये वुंड क्लोजर से और यहाँ तक चलती है। इसकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कार्स एंड कॉन्ट्रैक्चर, जो भी बर्न की वजह से स्कार्स आए हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स आए हैं, उनका ट्रीटमेंट करना, उनका प्रिवेंशन करना, फिज़िकल, ऑक्यूपेशनल एंड वोकेशनल रिहेबिलिटेशन करना, साइको सोशल काउंसलिंग, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कार्स एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, फिजिकली उसको रिहेबिलिटेट करना, ऑक्यूपेशन जो भी वो व्यवसाय करेगा उसके बारे में, वोकेशनल एंड साइको सोशल एंड काउंसलिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप टू रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजरी। यदि किसी को बर्न इंजरी हुई है तो पहला स्टेप होगा कि उसको उस इंजरी से दूर करा जाए, जहाँ से भी उसे, जैसे कि फायर से या फिर गैस से, उससे दूर किया जाए उसको, एंड स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, और उस बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करें पहले। जैसे कि कहीं पर आग लगी है तो उसको स्टॉप करें। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट, सो लाइफ सेविंग मेजर्स कैन बी इनिशिएट इमीडिएटली, जैसे कि उसको ट्रांसपोर्ट करें
पास में ही जो हॉस्पिटल है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, जिससे कि लाइफ सेविंग मेजर्स को शुरू किया जा सके। तीसरा, प्रायोरिटीज़ हमें किस पे बेस होनी चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ABCDE, जिसमें कि ए क्या है, एयरवे, बी है ब्रीदिंग, सी है सर्कुलेटरी एंड कार्डियक स्टेटस, डी है डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, और ई है एक्सपोज एंड एग्जामिन बाय मेंटेनिंग ए वार्म एनवायरनमेंट। उसको एक्सपोज करना और एग्जामिन करना, और कैसा एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट, क्योंकि हाइपोथर्मिया भी हो जाता है बर्न इंजरी के बाद। तो इस तरह से फॉलो करेंगे हम, पहले एयरवे, ब्रीथ, सर्कुलेटिंग एंड कार्डियक स्टेटस, डिसेबिलिटी including neurological deficit, and expose and examine while maintaining a warm environment. एयरवे में 100% ह्यूमिडिफाइड एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में 100% ह्यूमिडिफाइड एयर देते हैं, एनकरेज टू कफ सो दैट सिक्रीशन कैन बी रिमूव बाय कफिंग। जब वो कफ करेगा तो क्या होगा, सिक्रीशन बाहर आ जाएंगे। केमिकल बर्न की स्थिति में कंटिन्यूस इरिगेशन किया जाता है, ऑल क्लोथिंग एंड ज्वेलरी आर रिमूव कर दी जाती है और कंटिन्यूस इरिगेशन करके इस केमिकल को निकाला जाता है। इंट्रावीनस एक्सेस स्टार्ट किया जाता है। ए लार्ज बोर 16 और 18 गेज का IV कैथेटर इज इंसर्टेड इन द नॉन बर्न एरिया। नॉन बर्न एरिया है वहाँ पर उसको लगाया जाता है, क्योंकि यदि डिले करेंगे तो क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि एडिमा भी हो जाता है और उसके प्रेशर की वजह से। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, तुरंत इंट्रावीनस एक्सेस करना होगा। यदि बर्न जो सरफेस एरिया है वो कितना हो, 20% से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सेस के लिए बर्न 20 to 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा है तो ए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड एंड कनेक्टेड टू द लो इंटरमिटेंट सक्शन बिकॉज ऑफ नोज़िया की वजह से हमें क्या करना होगा, उसको इंटरमिटेंट सक्शन से, लो इंटरमिटेंट सक्शन से कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आएगा क्लीन बेडिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्ट द बर्न वुंड फ्रॉम कंटामिनेशन, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड रिड्यूस पेन कॉज बाय एयर क्यूरेंट पासिंग ओवर एक्सपोज नर्व एंडिंग्स। जो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज होती हैं तो एयर क्यूरेंट पास होता है और उससे पेन होता है, उसकी वजह से उसको रिड्यूस करना है पेन को, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, और कैसी बेडिंग होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए जिससे कि कोई इन्फेक्शन के खतरे नहीं हो। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी ये हम देते हैं अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फार्मूला, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी और बैक्स्टर फार्मूला। तो इसको इस तरह से दिया जाता है 4 × m × A एंड इसका मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें जैसे A है, जैसे कि 75 किलो का है और 20% उसका बर्न है, तो 20 A वाला पोर्शन पे आ गया 20%, और ये जो 75 kg है ये आ गया M पर। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करा तो ये आया 6000 ml विद 24 आवर्स में हमें इतना फ्लूइड देना है। फर्स्ट हाफ ऑफ अमाउंट इज डिलीवर विद इन 8 आवर फ्रॉम द बर्न इंसिडेंट। इनमें से जो आधा अमाउंट होगा मीन्स 3000 ये हम दे देंगे पहले 8 घंटे में। द रिमेनिंग फ्लूइड इज डिलीवर इन द नेक्स्ट 16 आवर्स में। जो 3000 बचेगा बाकी का वो हम देंगे 16 आवर्स में। तो इस तरह से 24 आवर में ये पूरा फ्लूइड दे दिया जाता है, और ये एक एजुकेशनल पर्पस से बताया गया है यहाँ पे। बाकी जो बर्न पेशेंट है उनको जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं वो जैसा कि प्रेस्क्राइब करेंगे उसी तरह से दिया जाएगा। ये एक जनरल वो है। वॉल्यूम इसमें 4 ml इंटू में बॉडी वेट इन किलोग्राम इंटू में परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया बर्न, ये है इसका फॉर्मूला, और ये दिया जाता है टोटल फ्लूइड फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे में इतना फ्लूइड। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट। न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट हो जाता है जिसकी वजह से फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर हो जाती है।
पेन, डिस्कम्फर्ट, डिक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, कॉन्ट्रैक्चर्स, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, अफेक्टेड होती हैं। असेसमेंट में आएगा रिलक्टेंट टू मूव, वो मूव करने के लिए इच्छुक है। इसमें लिमिटेड ROM, उसकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है। डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ कंट्रोल, मसल स्ट्रेंथ कंट्रोल कम है। अब इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट विद सपोर्ट और स्प्लिंट, सपोर्ट देके या स्प्लिंट देके प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करना, जिससे कि क्या होगा, रैशनल क्या होगा इसका, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं होंगे, बचेंगे उससे। परफॉर्म ROM एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली, इनिशियली पैसिव देन एक्टिव। ROM रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करनी होंगी, पहले पैसिवली करनी होंगी और फिर एक्टिवली, पहले कोई दूसरा व्यक्ति कराएगा और फिर एक्टिवली, धीरे धीरे जैसे सही होते जाते हैं। इससे क्या होगा, प्रिवेंट प्रोग्रेसिवली टाइटनिंग स्कार टिश्यू एंड कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर नहीं बनेंगे और स्कार टिश्यू टाइटनिंग रुकेगी। रिड्यूस लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, और जो बोन से कैल्शियम का लॉस है वो भी कम होगा। तीसरा है मेडिकेशन फॉर पेन बिफोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज, पेन की मेडिकेशन देनी चाहिए किससे पहले, एक्टिविटी और एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हैं उससे पहले। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस मसल एंड टिश्यू स्टिफनेस कम होगी एंड बिकम मोर एक्टिव। नेक्स्ट आएगा शेड्यूल ट्रीटमेंट एंड केयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्रीटमेंट एंड केयर एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड पीरियड्स ऑफ अनइंटरप्टेड रेस्ट। शेड्यूल ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे कि उनको पेशेंट को अनइंटरप्टेड रेस्ट मिल सके, रेस्ट का पीरियड। इंक्रीज पेशेंट स्ट्रेंथ एंड टॉलरेंस फॉर एक्टिविटी, इससे क्या होगी, पेशेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसकी टॉलरेंस बढ़ेगी एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट ADL एक्टिव डेली लाइफ, जो है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ विद फिजिकल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर। जो एक्टिव डेली लाइफ है उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है उसके साथ फिजिकल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और नर्सिंग केयर भी इन्वॉल्व हों। कंबाइनिंग एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसेड इम्प्रूव रिजल्ट्स, जो कंबाइंड एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या है, रिजल्ट्स इम्प्रूव होता है। एनकरेज फैमिली सपोर्ट विद ROM एक्सरसाइजेस, ROM एक्सरसाइज से फैमिली सपोर्ट एनकरेज होता है। प्रोवाइड मोर कंसिस्टेंट थेरेपी। नेक्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इंक्रीज्ड कैपिलर परमेबिलिटी एंड इवेपोरेटिव लॉसेस फ्रॉम बर्न वुंड, जो बर्न वुंड है वहाँ से इवेपोरेटिव लॉसेस होते हैं और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से होती है, किसकी वजह से, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से। ऑब्जेक्टिव होगा इसका रिस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। तो इसका होगा रिस्टोर करना ऑप्टिमम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाइटल ऑर्गन्स में प्रॉपरली परफ्यूजन हो। असेसमेंट में डिक्रीज स्किन टर्गर, सडन वेट लॉस हुआ है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, टैकीकार्डिया और थर्स्ट, ये सब असेसमेंट होंगे किसके लिए, ये सब शो करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को। इंटरवेंशन में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन में मॉनिटर वाइटल साइंस एंड यूरिनरी आउटपुट, आवरली चेक करना है, CBP सेंट्रल वीनस प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट, ये सब चीज़ मॉनिटर करेंगे। सर्वे इज ए गाइड टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ये क्या करेगी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए गाइड की तरह सर्व करेगी। नेक्स्ट है नोट एंड रिपोर्ट साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिया और फ्लूइड ओवरलोड, ये नोट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे यदि कोई साइन ऐसा है जो कि हाइपोवोलेमिया को कर रहा है या फिर फ्लूइड ओवरलोड को कर रहा है, इंडिकेट। नेक्स्ट है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड बर्न एक्सट्रीमिटीज़, जो बर्न एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको क्या करेंगे, एलिवेट और हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे। मेंटेन IV लाइन एंड रेगुलर फ्लूइड एट अप्रोप्रिएट रेट एज प्रेस्क्राइब, जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया हुआ है उस तरह से IV लाइन को मेंटेन करेंगे और रेगुलेट करेंगे फ्लूइड को।
डॉक्यूमेंट इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट, इनटेक और आउटपुट को डॉक्यूमेंट करेंगे और डेली वेट को डॉक्यूमेंट करेंगे। मॉनिटर सीरम एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली ऑफ डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बीपी, सीबीपी, पीएपी और इंक्रीज पल्स रेट, इन सब के बारे में फिजिशियन को इमीडिएटली नोटिफाई करेंगे। डेली वेट लेंगे एंड इंसर्ट लार्ज बोर आईवी कैथेटर, लार्ज बोर आईवी कैथेटर इंसर्ट करेंगे। फॉर्मूला पार्शियली डिपेंडेंट ऑन एडमिशन वेट, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स, जो जिस हिसाब से फॉर्मूला है उसके हिसाब से उसको फ्लूइड देंगे। और शुरुआत में क्या होगा, रैपिड इन्फ्यूजन फ्लूइड के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज बोर आईवी कैथेटर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडिमा एंड इफेक्ट ऑफ स्मोक इनहेलेशन। स्मोक इनहेलेशन की वजह से या एडिमा की वजह से क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है। ऑब्जेक्टिव होगा हमारा प्रोमोटिंग एयरवे क्लियरेंस को प्रमोट करना। असेसमेंट होगा ट्रेकियो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एडिमा हो रहा है। ट्रॉमा, असेस एयरवे फॉर पेटेंसी, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, क्रैकल्स हैं, रोंकाई हैं। ऑब्जर्व फॉर ब्लिस्टरिंग ऑफ लिप्स और बकल म्यूकोसा, विजिस, डिज्निया, एक्सेसिव सिक्रीशन आ रहे हैं, हाइपोक्सीमिया या साइनोसिस हो रहा है। इनएबिलिटी टू रिमूव एयरवे सिक्रीशन को रिमूव करने में इनेबल हो, तो ये सब हम असेस करेंगे। नेक्स्ट आएगा इंटरवेंशन, इसमें प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एंड मॉनिटर एबीजी, पल्स ऑक्सीमीट्री एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल, ये सब चीज़ हम चेक करेंगे। रैशनल है इसका, ह्यूमिडिफिकेशन विल रिड्यूस द थिकनेस ऑफ सिक्रीशंस, जब ह्यूमिडिफाइड एयर जाती है तो क्या होता है, सिक्रीशंस रिड्यूस होते हैं और उनका रिमूवल भी जल्दी हो जाता है। टीच द पेशेंट द प्रॉपर वे ऑफ कफिंग एंड ब्रीदिंग, पेशेंट को हम बताएंगे कि प्रॉपर वे क्या है कफिंग का और ब्रीदिंग का। कफिंग क्या करेगी, रिमूव सिक्रीशंस एंड डीप ब्रीदिंग प्रोमोट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोमोट होगी इससे। पोजीशन द पेशेंट अपराइट इफ़ टॉलरेटेड, उसको सीधी बिठाएंगे यदि वो टॉलरेट कर सकता है। इस पोजीशन का क्या लाभ है, दिस पोजीशन प्रमोट्स बेटर लंग एक्सपेंशन, इससे क्या है लंग एक्सपेंड होते हैं प्रॉपरली और सही ढंग से ब्रीदिंग ले पाता है पेशेंट। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इनहेलेशन, इंजरी, ब्लिस्टरिंग ऑफ लिप्स और बकल म्यूकोसा, इनको हम ऑब्जर्व करेंगे। सक्शन करेंगे यदि नेसेसरी हो विद एक्सट्रीम केयर, मेंटेनिंग स्टेराइल टेक्निक, स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करते हुए और एक्सट्रीम केयर लेते हुए। हेल्प मेंटेन क्लियर एयरवे, क्लियर एयरवे को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। मॉनिटर एंड ग्राफ सीरियल एबीजीज और पल्स ऑक्सीमेट्री, एबीजी लेंगे और पल्स ऑक्सीमेट्री लेंगे टू गाइड द ट्रीटमेंट। तो इसका इवेल्युएशन होगा, पेशेंट विल मेंटेन क्लियर ओपन एयरवे एज एविडेंस बाय नॉर्मल ब्रीथ साउंड, नॉर्मल रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ये इससे एविडेंस होगा इसका कि वो ब्रेथ साउंड उसकी नॉर्मल आ रही हैं, नॉर्मल रेट एंड डेप्थ है, तो ये हो गया इवेल्युएशन। तो आज हमने पढ़ा बर्न या बर्न इंजरी के बारे में और इसके हमने क्लासिफिकेशन, जॉन ऑफ बर्न इंजरीज़ और इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट सभी इसमें कवर करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।